गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का हमने क्रेब साइकिल का वीडियो किया था पार्ट 1। उसमें हमने इनिशिएशन रिएक्शंस की थी और ये आप देख सकते हैं क्रेब साइकिल की हमने ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाई थी। लेकिन जो इसके बीच में मेटाबोलाइट्स हैं उनकी स्ट्रक्चर बनाना हमें सीखना है। जैसे ऑक्सैलोएसीटेट की स्ट्रक्चर क्या है, सिट्रेट की क्या है। और मैंने आपको उस समय बताया भी था कि हमें ये ध्यान रखना है कहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, कहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। तो सबसे पहले ये हम पिछले वीडियो में पूरा कर चुके हैं कि क्रेब साइकिल क्या है और ये कैसे शुरू होता है। ग्लाइकोलिसिस चक्र के बाद जो पायरुवेट बनता है 2 मॉलिक्यूल, वो पहले एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होगा और फिर एक मॉलिक्यूल है वो ऑक्सैलोएसीटेट में चेंज होगा और क्रेब साइकिल शुरू हो जाएगा। तो हम जो इनिशिएशन रिएक्शन है, अगर हम इसको जो ये दिस वन फर्स्ट, इसको बनाने के लिए आपको पता है कि ये स्ट्रक्चर किसकी, CH3 C डबल बॉन्ड O COOH, ये क्या है, पाइरुवेट। या इसको कह सकते हैं पाइरुविक अम्ल। पाइरुविक अम्ल अब ये किस में बदल जाएगा, एसिटाइल को एंजाइम ए में। तो क्योंकि एसिटाइल को एंजाइम को हम क्या लिखते हैं, मीन्स इसमें अगर हम एसिटाइल को एंजाइम ए को जोड़ें तो इसको हम क्या लिखेंगे, COA। इसको थोड़ा सा ऐसे कर्व देना है, SH। ये क्या है, कोएंजाइम ए। पायरुवेट के साथ जब जुड़ेगा, कोएंजाइम ए को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये किस में बदल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O S COA। ये जो संरचना है वो क्या है, एसिटाइल को एंजाइम ए। आप हिंदी में लिखना चाहें तो एसिटाइल को एंजाइम ए। ये स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये एसिटाइल को एंजाइम ए के बिना कोई भी मेटाबॉलिज्म पूरा नहीं होता। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, प्रथम प्रारंभिक अभिक्रिया, क्रेब चक्र की पहली प्रारंभिक अभिक्रिया। इसकी 2 प्रारंभिक अभिक्रियाएं हैं, इन्हीं के द्वारा ही आगे क्रेब साइकिल शुरू होगा। तो ये आपको पहला दिखाई दे रहा है। दूसरी अभिक्रिया क्या है, अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम पायरुवेट हमने बनाया ऊपर, इसके साथ क्या जुड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम वापस पायरुवेट बना लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O COOH। तो ये किस में बदल जाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट में। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करेगी इस अभिक्रिया में, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम काम करता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। बायोटिन भी इस अभिक्रिया में प्रवेश करता है। तो ये किस में बदल जाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट, CH2 COOH। ये क्या बन गया, ऑक्सैलो एसीटेट। ये 2 प्रारंभिक अभिक्रियाएं हैं, इनको क्या बोलते हैं, प्रारंभिक अभिक्रियाएं। क्रेब चक्र की प्रारंभिक अभिक्रियाएं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी इन पे प्रश्न आ सकता है कि क्रेब चक्र की दोनों प्रारंभिक अभिक्रियाओं, या सिर्फ एग्जाम में ये लिखा हो सकता है कि प्रारंभिक अभिक्रियाओं को बनाइए, उनके बारे में लिखिए। अब जब ये एसिटाइल को एंजाइम ए और ऑक्सैलो एसीटेट बन जाते हैं तो क्रेब चक्र शुरू हो जाता है। अब हम वापस ये इस डायग्राम पे आते हैं, क्रेब साइकिल। अब आप देख सकते हैं ऑक्सैलो एसीटेट तो हमने ऊपर बनाया हुआ है, ये दिख रहा है आपको,
COH, अब इसको हम थोड़ा सा, ये रहा ऑक्सैलो एसीटेट, COH C डबल बॉन्ड CH2 COH, तो ये क्या है ऑक्सैलो एसीटेट। अब इसके बाद क्या बनेगा सिट्रेट, क्योंकि जल का एक मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है तो यहाँ पे CH2 COH, यहाँ से डबल बॉन्ड हट जाएगा, यहाँ पे एक जल का अणु हम जोड़ देंगे, यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए भी इस अभिक्रिया में प्रवेश कर रहा है और कोएंजाइम ए निकल जाएगा, तो यहाँ पे OH COH CH2 COH ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। अगर क्रेब चक्र के हम स्ट्रक्चर्स देखें तो सारे लगभग एक दूसरे के समदर्शी हैं, तो ये साइकिल में थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है कि हमें ये स्ट्रक्चर कैसे बनानी है और ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे जल का एक अणु जुड़ रहा है और कहाँ पे निकल रहा है। अब आप देखें अगर 2A में तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, तो सेकंड नंबर से जल का एक अणु निकाल दिया है, और कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से OH मॉलिक्यूल हट गया है, तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ H COH, अब इसकी तो 3 हुई ना अगर एक सिंगल लगाएंगे यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से OH हट गया है, क्योंकि जल का मॉलिक्यूल एक निकल गया, तो क्या बन जाएगा सिस अकॉर्निटेट। उसके बाद फिर पुनः 2B में जल का एक मॉलिक्यूल एंटर हो रहा है H2O, तो यहाँ पे वापस जुड़ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, ऊपर H आ जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगी, तो आइसोसिट्रेट बन जाएगा। ऑक्सैलोसक्सिनेट में आप देखेंगे फिर से जल का एक मॉलिक्यूल निकल गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O रह जाएगा, और ये स्ट्रक्चर लगभग सारे एक दूसरे के समदर्शी हैं, तो ऑक्सैलोसक्सिनेट बन जाएगा। अब आप यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, ऑक्सैलोसक्सिनेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनने पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, तो ये स्ट्रक्चर बचेगी, बीच वाले में सिर्फ CH2 बच जाएगा, तो ये क्या है अल्फा कीटोग्लूट्रेट। अब यहाँ से वापस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और कोएंजाइम में जुड़ेगा, तो यहाँ से जो ऊपर वाला कार्बोक्सिलिक समूह है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे कोएंजाइम में जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा सक्सेनाइल कोएंजाइम ए। ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे भी हम फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में इसकी आवश्यकता होगी सक्सेनाइल कोएंजाइम ए की। अब सक्सेनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनेट बन रहा है, तो नाम से पता चल रहा है इसमें कोएंजाइम में नहीं है, यहाँ से कोएंजाइम में निकल जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ CH2 COH CH2 COH सक्सिनेट बन जाएगा। आगे के स्ट्रक्चर्स इजी हैं, सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनेगा, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, बस सिर्फ संरचना का ही अंतर है, सेम है ये। और सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज से क्या बन जाएगा फ्यूमरेट, फ्यूमरेट से मैलेट बन जाएगा, वापस एक जल का अणु जुड़ेगा, तो यहाँ पे एक जल का अणु जुड़ गया OHH, मैलेट बन जाएगा, मैलेट से मैलेट डिहाइड्रोजनेज द्वारा ऑक्सैलो एसीटेट बन जाएगा। तो ये जो 10 स्ट्रक्चर्स हैं ये आपको याद करनी है, थोड़ी सी अवेयरनेस रखनी है कि कैसे इसको भूले नहीं बनाते हुए, और उसमें प्रैक्टिस की आवश्यकता है। ये साइकिल मेटाबॉलिज्म में सबसे कॉम्प्लिकेटेड साइकिल है याद करने के लिए, तो आपको अवेयरनेस रखनी है। और ये जो बीच में बहुत ध्यान से, जहाँ भी जब हम कोई भी अभिक्रिया में हम शो करते हैं कि ऐसे वाटर मॉलिक्यूल एंटर कर रहा है, तो इसको ऐसे करना है, शो करना है। और अगर हम दिखाते हैं कि कोई भी अणु निकल रहा है, तो हम इसको कैसे शो करेंगे, ऐसे, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि जल का अणु एंटर हो रहा है आपने एरो दूसरी तरफ लगा दिया है। मान लीजिए कोई अभिक्रिया है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो आप कैसे शो करेंगे CO2। कोई अभिक्रिया है कोएंजाइम में एंटर कर रहा है, तो आप क्या लिखेंगे COASH। ये आपको ध्यान रखना है। बीच में जो भी लिखे हुए हैं वो सारे एंजाइम्स हैं, ये आप देख सकते हैं, सिट्रेट सिंथेज, अकॉर्निटेज, अकॉर्निटेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, सक्सिनेट थायोकाइनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, फ्यूमरेज, मैलेट डिहाइड्रोजनेज, तो ये एंजाइम्स है। बीच में ATPs लिखी हुई है, कहाँ कहाँ पे ATP बनती हैं। अब हम ATP की बात करते हैं, क्योंकि क्रेब साइकिल में 30 ATPs बनती है, तो पहली तो यहाँ बनेगी 6 ATP, यहाँ पे शो कर रखा है 6 ATP।
जहाँ भी NAD प्लस H में टूटता है वहाँ पे 6 ATPs बनेंगे। उसके बाद हम आते हैं, यहाँ पे बनेगी आइसोसिट्रेट से ऑक्सैलोसक्सिनेट बनता है, तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, यहाँ पे क्या बन रही है 6 ATP। चौथी अभिक्रिया में फिर 6 ATP बनेंगी, जहाँ पे अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स काम करता है। यहाँ भी NADH प्लस H में टूट रहा है। यहाँ पे GDP में टूट रहा है, तो यहाँ पे 2 ATP बनेंगी। सक्सिनेट से छठी अभिक्रिया में सक्सिनेट से फ्यूमरेट बन रहा है, तो यहाँ पे कितनी बनेगी 4 ATPs। और लास्ट वन जो 8वीं अभिक्रिया है, मैलेट से ऑक्सैलो एक्सीटेट बन रहा है, तो यहाँ भी 6 ATP बनेंगे। तो आप गिन सकते हैं 24 ATPs यहाँ बन रही हैं और 6 पहली इनिशिएशन अभिक्रिया में या प्रारंभिक अभिक्रिया में बन रही हैं, तो टोटल कितनी बनेंगे 30 ATPs। क्रेब्स साइकिल में ATP कितनी बनती है? ATP क्या है? ऊर्जा की इकाई, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एक क्रेब चक्र पूरा होने पे 30 ATP बनती हैं। और ग्लाइकोलिसिस में 8 ATP बनती है। ये भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ग्लाइकोलिसिस दोनों में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी। लेकिन हम सिर्फ एरोबिक ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे, जहाँ पे 8 ATP बनती है, तो 8 इसमें जुड़ जाएंगी, तो कितनी बन गई टोटल 38 ATP। कहने का तात्पर्य है कि एक ग्लूकोज का अणु पूरी तरह से उपापचयित होकर ग्लाइकोलिसिस चक्र में 8 ATP बनाता है और क्रेब चक्र में 30 ATP बनाता है। तो एक ग्लूकोज का अणु पूरी तरह से उपापचयित होकर 38 ATPs बनाता है। और इस साइकिल को आपको बहुत ध्यान से बनाना है और बहुत इम्पोर्टेंट साइकिल है। जनरली एग्जाम में फुल क्वेश्चन इस पे आता है और आपको एज सच एक ही पेज पे पूरे साइकिल को शो करना है, उससे ज़्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। और शुरू में ये एज इट इज़, ये दोनों पेजेस हैं, ये एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग ही बने बनाए नोट्स हैं। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और आप एज इट इज़ ये 2 पेज लिखते हैं, तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें नंबर कहीं कटने की गुंजाइश नहीं रहती। थैंक यू।